300 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती हुई है, 10 से भी ज़्यादा लड़कियों ने अपनी जान ले ली है और ये सारी चीज़ें हुए सिर्फ एक शहर में। एक शहर में? यस। और तुम्हें पता है इस केस की ना ज़्यादा छानबीन भी नहीं हुई है और इस केस को हमेशा दबाया गया है। इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा और बहुत ही घिनौना जुर्म हुआ था, वो भी अजमेर में। अजमेर केस? यू मीन अजमेर? यस, मैं बात करने वाली हूँ अजमेर 92 केस के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एवर क्राइम पॉडकास्ट चैनल और आज का केस है अजमेर 92। मेरे नज़र में अजमेर हमेशा एक होलिस्टिक शहर है। नहीं, जाहिर सी बात है, अजमेर में इतना बड़ा दरगाह है। यस। और अब तो ऐसा है कि लोग राजस्थान से ज़्यादा उसको दरगाह के लिए जानते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हर किसी का एक जो इंडिया ट्रैवल करते हैं वो अजमेर दरगाह तो ज़रूर जाना पसंद करते हैं। लेकिन अजमेर की ना एक होलिस्टिक इमेज थी जो बर्बाद हो गई 92 में। अजमेर 1992 में क्या हुआ ये जानने के लिए पहले हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। 1990 में अजमेर दरगाह जिस ट्रस्टी हैंडल कर रही थी उसमें एक बहुत ही नामचीन नाम था चिश्ती परिवार का। चिश्ती परिवार बहुत ही नामचीन रईस थे और इज़्ज़तदार भी थे। डेफिनेटली वो दरगाह के ट्रस्टी थे, इसीलिए तो अजमेर शहर में उनकी काफ़ी चलती थी। मतलब लोग, पॉलिटिशियंस, लोकल जो लीडर्स थे वो सारे उस परिवार के आगे पीछे घूमते थे। बेसिकली किंग टाइप थे वो, वहाँ के रूलर। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही इज़्ज़तदार लोग थे वो। लेकिन क्या हुआ, उस परिवार ने अब तक अपनी इज्जत बनाए रखी थी अंटिल 1990। उस परिवार की ना न्यू जनरेशन आ चुकी थी। उन्हें लगता था कि उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फैमिली के पास इतना पैसा है ही। यस। और उन्होंने सोचा था कि वो इस इज्जत से एक पॉलिटिकल करियर बनाएंगे। तो इसलिए उनकी जो न्यू जनरेशन वाले लड़के थे उन्होंने सोचा कि हम पॉलिटिकल लीडर बनेंगे। इसकी वजह से चिश्ती परिवार के जो लड़के थे, जो यंगस्टर थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। यस। तो उन्हें एज़ पर, तुम्हें पता है कि वो थोड़े से रेपुटेटेड थे, तो उन्हें एक सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी या फिर अजमेर जो सिटी है उसके हेड, ये सारी पोस्ट उन्हें दे दी गई। मतलब बिना ज़्यादा मेहनत के। यस, वो भी बोल सकते हो तुम, क्योंकि लोग उनके आगे पीछे घूमते थे। उनके घर के जो परिवार के मेंबर्स थे उनके आगे पीछे लोग घूमते थे, तो उन्हें पता था कि वो बहुत फेमस है, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ उस परिवार के बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो परिवार ये सारी चीज़ें कर सकता है। पॉलिटिक्स में जाके ऐसा क्या कर दिया? मैं बात करने वाली हूँ 1990 में। वहाँ पे एक स्कूल था, सोफिया सेकेंडरी स्कूल। उस स्कूल में ना एक स्टूडेंट पढ़ती थी, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे ना एक गैस कनेक्शन लेना है और मुझे पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर रही है। और वो स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में थी, बालिग थी, तो उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि मैं ना चिश्ती परिवार के मेंबर्स को जानती हूँ, वो तुम्हें हेल्प कर देंगे। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, चलेगा, मैं उनसे मिल लेती हूँ। तो फिर वो चिश्ती परिवार के मेंबर्स से मिलती है और वो उन्हें कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा, तुम्हें गैस कनेक्शन मिल जाएगा। तो उसके लिए ना वो उसके 2-3 फ़ोटोज़ निकालते हैं। उस टाइम पे मोबाइल पे कैमरा वाले फ़ोन्स तो नहीं थे, तो जैसे वो रील वाले हमारे कैमरा आते थे, तो उसमें उन्होंने उसके फ़ोटोज़ निकाले लड़की के। यस। उन्होंने कहा कि ये गैस कनेक्शन जो फॉर्म भरना है हमें, उसके लिए ज़रूरत है। तो उसने भी कहा कि ठीक है, चलेगा। फिर 2 दिन बाद वो लड़की कॉलेज से अपने घर जा रही होती है, तो रास्ते में ना एक रेड कलर की मारुति वैन रुक जाती है और उस वैन में चिश्ती परिवार के जो लोग थे उनके दोस्त थे। तो डेफिनेटली उसने उन्हें उनके ऑफिस में देखा था उस लड़की ने। तो लड़के उसे कहते हैं कि आ जाओ, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, ऑन द वे तुम्हें घर छोड़ देंगे। तो वो लड़की उन्हें जानती थी, इसलिए वो उस गाड़ी में जाके बैठ गई। फिर बाद में उसने देखा कि उन्होंने रॉन्ग टर्न ले लिया है। जो रास्ते पे वो लोग जा रहे हैं वो रास्ता उसके घर की तरफ तो जा ही नहीं रहा है। तो उसने उस बारे में पूछा कि तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो उस गाड़ी में बैठे हुए लोग कहते हैं कि फारूक चिश्ती जो मेन लीडर था, तो उसने तुम्हें अपने फार्म हाउस में बुलाया है, कुछ तो काम है। तो उस लड़की को कोई डाउट नहीं आया, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें कहा कि चिश्ती परिवार बहुत ही रेपुटेटेड फैमिली थी, उनके बारे में कोई गलत नहीं सोच रहा था। इसलिए उस लड़की को लगा कि ठीक है, शायद कुछ काम होगा, इसलिए उन्होंने बुलाया।
तो वो जैसे ही फार्म हाउस में जाती है, फारूक चिश्ती, उसके दोस्त और उसके कज़िन मिलके उसके ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं। और इतना ही नहीं, वो ये सारी चीज़ों के फ़ोटोज़ निकालते हैं। ओके, मतलब एक तो वो उसके साथ गलत हरकत करे, उसके बाद यस, और उसके बाद वो उसका फ़ोटोज़ निकालते हैं, और वो भी नूड फ़ोटोज़ निकालने के बाद वो उसे छोड़ देते हैं। फिर से उसे 2 दिन बाद वो अपने फार्म हाउस में बुलाते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारे ये फ़ोटोग्राफ्स हम पूरे शहर में बांट देंगे अगर तुम अपनी मर्ज़ी से हमारे पास नहीं आई तो। वो लड़की बहुत ही गिड़गिड़ाती है, उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो ये बात नहीं मानते, वो फिर से उसके ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं। ज़बरदस्ती होने के बाद वो उसे पता है क्या कहते हैं? वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों से बचना है, तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे फ़ोटोज़ डिस्ट्रॉय करें और पूरे शहर में ना बांटे, तो तुम्हें यहाँ पे अपनी एक दोस्त को लाना पड़ेगा। इसी ज़बरदस्ती वाली चीज़ के लिए। यस, उन्होंने कहा कि तुम्हें इससे बाहर निकलना है तो तुम्हें अपनी दोस्त को यहाँ पे लाना होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि उस लड़की पे क्या बीती होगी। ये तो एक डील काफ़ी वैसी हो गई। यस, ये बहुत ही बोलता है ना कि खुद को बचाने के लिए किसी और की जान लेना। बिल्कुल। लेकिन कुछ भी करके उसे इस ब्लैकमेलिंग से बचना था, जाहिर सी बात। उसे ये सारी चीज़ें रोकनी थी। इसीलिए वो अपनी ही क्लास के एक लड़की को उनके पास लेके जाती है। फारूक चिश्ती और उसके दोस्त मिलके उसके साथ भी सेम चीज़ करते जो पहली वाली लड़की के साथ किया था। उसके साथ भी ज़बरदस्ती करते हैं, उसके फ़ोटोज़ निकालते हैं और उसे भी ब्लैकमेल करते हैं। मतलब वहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं। वो 1990 का ज़माना था। उस टाइम पे लड़कियां इतनी वोकल नहीं थी, ये सारी चीज़ें वो बोल नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ही घिनौना काम था। और जिस परिवार के लोग ये कर रहे थे, उस परिवार के ऊपर तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था। ये भी था। तो ये जो सिलसिला है वो ऐसे ही चालू रहा, एक लड़की के बाद दूसरी, दूसरी लड़की के बाद तीसरी, तीसरी लड़की के बाद चौथी, दर्जनों लड़कियों के साथ उन्होंने ये सेम चीज़ की थी। डिस्गस्टिंग। यस, लेकिन उनमें से भी एक लड़की ने अपनी आवाज़ उठाई, एक पुलिस कांस्टेबल को जाके ये सारी बात बताई। लेकिन पुलिस ने इस बात को दबाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी फैमिली है, हम उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते और इस बात का कोई सबूत नहीं है हमारे पास। बेसिकली प्रूफ वो मांगते हैं। यस, और ये केस वहीं पे रफा दफा हो गया। अगर पुलिस ने उसी टाइम पे अगर एक्शन लिया होता तो कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया और इस बात की वजह से उन लोगों को और बढ़ावा मिला। उसके बाद एक के बाद एक ऐसे कई सारे लड़कियों के साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें की। और मैंने तुम्हें कहा कि वो हमेशा ज़बरदस्ती करते समय फ़ोटोज़ निकालते थे। तो जो चिश्ती परिवार था, उनका एक फैमिली फ्रेंड था, उसकी एक फ़ोटो लैब थी जो फ़ोटोग्राफ्स डेवलप करके देता था। तो हमेशा वो क्या करते थे कि वो जो अपनी फ़ोटोग्राफ्स की रील्स थी वो उस फ़ोटो लैब में जाते थे, उसके हार्ड कॉपीज़ बनवा के वो फारूक चिश्ती को दे देते थे। पहले तो 1-2 ऐसे लड़कियों के फ़ोटोज़ आते थे तो वो तो उसे मिल जाती थी, लेकिन ये सिलसिला बढ़ता गया। उस फ़ोटो लैब में डेली 20 से ज़्यादा लड़कियों के फ़ोटोज़ की रील्स आने लग गए। डेली 20 से ज़्यादा? यस, मतलब तुम सोच सकते हो कि ये जो रैकेट था वो कितना बढ़ रहा था। और डेफिनेटली इस रैकेट का फ़ायदा सिर्फ वो परिवार नहीं उठा रहा था, उसके साथ बाकी सारे लोग भी उठा रहे थे। मतलब ये जो फ़ोटोज़ थी वो हर किसी के पास थी? एक्चुअली जो फ़ोटोज़ डेवलप करने वाला उसका दोस्त था, वो क्या करता था, एक कॉपी वो फारूक चिश्ती को देता था और अपने लिए उसके ज़ेरॉक्स बनवाता था कई सारी, और ये सारी कॉपीज़ वो बेचता था। मतलब बेसिकली एक ब्लैक मार्केट। यस, और तुम्हें पता है वो फोटोग्राफ जिस इंसान को मिलती ना, वो इंसान उस लड़की को ढूंढ निकालता था, या तो वो उसे ब्लैकमेल करता था या फिर वो खुद उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। ऑब्वियसली अब इस लड़की की इमेज पूरे गांव, मतलब पूरे अजमेर शहर में ऐसी बन गई होगी। यस, क्योंकि तुम्हें पता है एक एक लड़की की सैकड़ों कॉपीज़ बनती थी
और ये सारी कॉपीज़ लेने के लिए सिर्फ अजमेर शहर के नहीं, अजमेर शहर के बाहर के लोग भी अजमेर शहर में आते थे सिर्फ वो कॉपीज़ लेने के लिए। और तुम्हें पता है ये रैकेट इतना बढ़ता गया, ये घिनौना काम इतना बढ़ता गया कि वहाँ पे पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती थी, उस पार्टीज़ में भी लोग उन लड़कियों को बुलाते थे ढूंढ के। यस, और एक दिन में एक लड़की के साथ पता नहीं कितने लोग ज़बरदस्ती करते थे और इस बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। ऑब्वियसली इतना रेपुटेटेड फैमिली, कोई क्या बोलेगा। ये चीज़ इतनी फैल चुकी थी कि ना सिर्फ फारूक चिश्ती, उसका परिवार, उसके दोस्त, पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ तक कि उस शहर के ड्राइवर, मजदूर, जो काम करने वाले लोग थे, वो भी फोटोग्राफ्स लेते थे, उन लड़कियों को ढूंढते थे और उन लड़कियों के सामने अपनी गलत डिमांड्स रखते थे। मतलब ये सारी चीज़ें इतनी फैल चुकी थी, मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसमें 100, 200, 300 पता नहीं कितनी लड़कियां इन्वॉल्व थी। उस फोटो लैब में एक वर्कर काम कर रहा था, सुरेश नाम का। वो देखता है कि उसका एक पड़ोसी था जो अडल्ट मैगजीन पढ़ रहा था। तो सुरेश उसके पास जाके उसे कहता है कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें एक असली चीज़ दिखाता हूँ। उसने पूछा कि कौन सी असली चीज़, तो वो उसे उन लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स दिखाता है और उससे पैसे डिमांड करता है। उससे कहता है कि तुम्हें अगर ये फ़ोटोग्राफ चाहिए तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो उसका जो पड़ोसी था वो उसे पैसे दे देता है और वो फ़ोटोज़ लेता है। और वो फ़ोटोज़ देखने के बाद वो बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उन फ़ोटोज़ में बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिसे वो जानता था। और ये बात पता चलने के बाद वो फ़ोटोज़ लेके वो एक न्यूज़पेपर ऑफिस में जाता है और उन रिपोर्टर से कहता है कि अजमेर शहर में ये बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है और हमें ये बात को रोकना ही चाहिए। तो जब वो रिपोर्टर्स के पास वो फोटोग्राफ जाती है तो तुम्हें पता है क्या होता है? क्या? वो रिपोर्टर्स भी कुछ भी नहीं करते, उल्टा रिपोर्टर्स भी सेम वो चीज़ कर रहे थे जो अजमेर शहर का हर एक इंसान कर रहा था। उन फोटोज़ को लेके उन लड़कियों को ढूंढ रहा था, उन्हें ब्लैकमेल करके उनके ऊपर वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। फाइनली 1992 में एक रिपोर्टर था दीन बंधु चौधरी, वो एक न्यूज़पेपर में काम कर रहे थे, दैनिक नवज्योति। उन्हें इस बात का पता चलता है और वो सोचते हैं कि नहीं, मैं ये न्यूज़ अपने न्यूज़पेपर में छापूंगा। इसलिए वो कई महीनों तक इस न्यूज़ पे काम करते हैं, अब सबूत इकट्ठा करते हैं। सबूत जमा होने के बाद वो एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं। लेकिन आर्टिकल आने के बाद उन्हें लगा था कि शायद पुलिस प्रशासन, पॉलिटिक्स सारे अग्रेसिव हो जाएंगे, इस रैकेट के बारे में जानेंगे, जो आरोपी है उन्हें जेल में डालेंगे, एक्शन लिया जाएगा। यस, कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये होप भी गया। यस, क्योंकि वो जो रिपोर्टर था वो खुद पुलिस के पास गया और पुलिस को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी। तब पुलिस ने कहा कि ये जो क्राइम कर रहे हैं वो लोग मुस्लिम हैं और जिसके ऊपर क्राइम हो रहा है वो लड़कियां हिंदू हैं। अगर हम कुछ भी एक्शन लेते तो इस शहर में दंगे हो सकते हैं। हिंदू मुस्लिम का एंगल उन्होंने डाल दिया और वो समय ऐसा था भी कि सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी। 92 में तो काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन थी कास्टिज्म के लिए। यस, तो इसलिए पुलिस ने कहा कि हम इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकते और तुम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हो वो इस शहर के जाने माने लोग हैं, हम उनके ऊपर एक्शन इतनी इजीली नहीं ले सकते। लेकिन वो जो रिपोर्टर था उनकी दाद देनी चाहिए, वो नहीं रुकी। उन्होंने फिर से एक आर्टिकल छापा, लेकिन इस बार उस आर्टिकल में उन्होंने वो फोटोज़ डाले, वो लड़कियों के। यस, उन्होंने लड़कियों के फोटोज़ तो ब्लर कर दिया, मतलब उनका फेस ब्लर कर दिया, लेकिन जो लड़के थे उनका फेस क्लियरली दिख रहा था, आरोपियों का। यस, और ये सारे फोटोज़ उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे छाप दिए। लोग रास्ते पे उतर आए, पुलिस को जस्टिस के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। फाइनली पॉलिटिकल लीडर्स, NGO, ये सारे लोगों ने पुलिस पे एक दबाव बनाया। लेकिन तुम्हें पता है इसके बाद भी पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं ली। इतना सब होने के बाद? यस, क्योंकि पुलिस ने कहा कि कोई FIR लिखने के लिए आया ही नहीं है। अगर उन लड़कियों में से कोई एक लड़की FIR लिखवाएगी उसके बाद ही हम एक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज हम एक्शन नहीं ले सकते। ये बात पता लगने के बाद वो रिपोर्टर, सारे NGOs उस हर लड़की के पास गए जिसके फोटोग्राफ्स है
उन लड़कियों को उन्होंने कन्विंस किया कि प्लीज़ तुम एफआईआर लिखवाओ, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसके बारे में तुम बात करो, पुलिस को बताओ। फाइनली 30 लड़कियां तैयार हुई एफआईआर लिखवाने के लिए। एफआईआर तो उन्होंने लिख ली और पुलिस ने सारे आरोपियों को भी पकड़ लिया, लेकिन दूसरे ही दिन उस 30 में से 12 लड़कियों ने अपनी एफआईआर पीछे ले ली वापस। यस, क्योंकि उस टाइम पे उन लड़कियों को डराया गया, धमकाया गया, उनसे कहा गया कि अगर तुम अपनी एफआईआर पीछे नहीं लोगी तो ये सारे फ़ोटोज़ हम पूरे देश में बांट देंगे, तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे। और इस वजह से उन 12 लड़कियों ने अपनी एफआईआर भी पीछे ले ली। लेकिन उस टाइम पे कंटिन्यूस इस न्यूज़ के ऊपर आर्टिकल छप रहे थे। तो एक लोकल न्यूज़पेपर भी था, तो उसके जो न्यूज़पेपर के ओनर थे मदन सिंह, उन्होंने भी अपने न्यूज़पेपर में इस केस के बारे में छापा। जब ये बात आरोपियों को पता चली तो उन्होंने उन न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी डराना धमकाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जो मदन सिंह था उसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया। वो इस हमले से बच गए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हॉस्पिटल के बाहर पुलिस ने उन्हें एक सिक्योरिटी भी दी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ लोग हॉस्पिटल में घुस गए और हॉस्पिटल में उन्हें गोलियों से मारा गया, उनको मार दिया गैंग। यस। और ये बात जैसे ही बाहर निकली तो सारे लड़कियों ने अपना केस वापस ले लिया और वो शहर छोड़ के चली गई। सारी लड़कियाँ? यस, मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ थी जो शहर छोड़ के चली गई और कुछ लड़कियां थी उन्होंने कहा कि हमें इस केस में पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ 2 लड़कियां थी जो अपने बयान पे कायम रही। 30 में से खाली 2? यस, और 30 में से 2 लड़कियां आने की वजह से ये केस बहुत ही कमज़ोर हो गया, क्योंकि जब इस केस की शुरुआत हुई थी तब लोगों ने कहा कि 300 से भी ज़्यादा लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ है और फाइनली नंबर आता है सिर्फ 2। तो वो 2 लड़कियां 18 लोगों को आइडेंटिफाई कर लेती है। उन 18 में से भी सिर्फ 12 लोगों के ऊपर ही केस होती है, बाकी के लोग तो छूट जाते हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं होता। तो वो जो 12 होते हैं उन 12 में से भी मोस्ट ऑफ द लोग फरार हो जाते हैं। और 1996 में इस केस का फर्स्ट वर्डिक्ट आ जाता है कि उन लोगों को उम्र कैद होती है। जिन लोगों ने किया, उन 12 में से सिर्फ 8 लोगों के ऊपर सज़ा सुनाई जाती है, बाकी के 4 लोगों को सज़ा नहीं मिलती। सो जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी तो वो चिश्ती फैमिली थे या उनके मेंबर्स थे? लोग तो कई सारे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 लोगों को ही सज़ा सुनाई गई। उन 8 में से भी जो चिश्ती परिवार के मेंबर्स थे वो तो इंडिया छोड़ के भाग गए, वो जा चुके हैं। यस, कुछ लोग थे जो यूएस चले गए, कुछ लोग थे जो फरार हो गए। और इन सब चीज़ों का जो मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती, वो 2002 में पकड़ा गया और उसे जेल में डाला गया। और फाइनली 2007 में कोर्ट ये डिसाइड करती है कि फारूक चिश्ती को वैसे भी बहुत ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है, उसे आगे सज़ा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और उसे बेल पे छोड़ दिया गया। मतलब जिस इंसान ने इतनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की और उसको सिर्फ 2-3 साल रखने के बाद उसको छोड़ दिया। यस, और 2-3 साल के बाद जब वो बेल पे बाहर आया तो फिर उसके डॉक्टर ने उसे कहा कि उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है, वो पागल है। ये बहाने रहते हैं। ये तो पता है तुम्हें कि सज़ा से बचने के लिए यूजुअली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो यही ट्रिक अपनाते हैं। और कोर्ट ने ये बात मान भी ली, मान लेते हैं, और उसके ऊपर जो सज़ा थी वो खारिज कर दी। इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, 2-3 लोग तो इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं और 2-3 लोग हैं जो फरारी है, जो पुलिस को मिल ही नहीं रहे हैं। और फारूक चिश्ती को तो पागल साबित करके वो तो निकल गया। और फाइनली तुम्हें पता है इस केस का जो लास्ट वर्डिक्ट है वो 2022 में आया है, अभी पिछली बार। यस, उस फाइनल वर्डिक्ट के टाइम पे भी एक गवाह को बुलाया गया, एक औरत। तुम सोचो उसने कोर्ट में क्या कहा होगा। उसने कहा कि प्लीज़ अब तुम मुझे छोड़ दो, इस केस को 30 साल हो चुके हैं, मैं माँ हूँ, मैं एक दादी हूँ, मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी कि मैं क्यों आ रही हूँ कोर्ट में बार बार, तुम लोग मुझे क्यों कोर्ट में खींच रहे हो। जिस चीज़ को मैं भूलना चाहती हूँ, जिस पास्ट को मैं पीछे रखना चाहती हूँ, तुम बार बार मेरे सामने क्यों ला रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद जो वकील थे, जो जज थे, वो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्या कहेंगे, मतलब जो लड़कियां उस टाइम पे उनके साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, आज जैसे आपने कहा कि वो दादी है, माँ है, उनके अंदर तो अभी भी ट्रॉमा घुस गया है। यस, मतलब तुम सोचो कि जो विक्टिम है
वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, और जिन्होंने ये काम किया वो बाहर है, बेल पे घूम रहे, जेल में अभी तक एक भी क्रिमिनल नहीं है। मतलब इस केस में जो लोग इन्वॉल्व थे वो एक भी इंसान अब जेल में नहीं है। मतलब दिस इज़ द वेरी सैड फैक्ट ऑफ आवर इंडियन लॉ कि इतना बड़ा रैकेट होने के बावजूद भी कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया। इसके लिए ऐसी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और तुम्हें पता है इस केस में जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने शादी की, वो सेटल भी हो गए, उनके बच्चे हैं, वो एक अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे। लेकिन जिन लड़कियों के साथ ये हुआ, तुम्हें पता है उन लड़कियों के साथ शादी करने के लिए कोई तैयार भी नहीं हो रहा था। तुम्हें पता है अजमेर शहर में जिस भी लड़की की उस टाइम पे शादी फिक्स होती थी, तो जो लड़के वाले होते थे वो पुलिस स्टेशन जाते थे या तो वो फ़ोटो लैब में जाते थे और पूछते थे कि ये हमारी होने वाली बहू है, क्या इसकी तस्वीरें तुम्हारे पास है क्या। मतलब इतना पूरा इमेज हो गया था वहाँ की लड़कियों का। यस, जिन लड़कियों का फोटोग्राफ्स उन्हें मिलता था उनके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं नहीं। करेगा। सोचो 300 लड़कियां, मतलब ये तो एक पेपर में छपा हुआ एक नंबर है, लोग कहते हैं कि 300 से भी ज़्यादा लड़कियां हो सकती है इन्वॉल्व। मतलब उन 300 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके भी वो जो लोग हैं वो आराम से चैन से अपनी ज़िंदगी जी रहे। मतलब मुझे लगता है कि ये इंडिया का सबसे घिनौना और एक ऐसा क्राइम है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की ज़रूरत थी। अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाता तो एक बहुत ही अच्छी मिसाल होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस परिवार का नाम इस केस से जुड़ा हुआ है वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही रेपुटेटिव फैमिली का नाम है। और पुलिस, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो सारे उस दबाव में थे, इसलिए किसी ने भी कुछ भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। जबकि इस केस को काफ़ी पहले भी रोका जा सकता था। यस, अगर पुलिस पहले ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती तो उन सारी लड़कियों की ज़िंदगी बच सकती जो थी। उनको ट्रॉमा मिला है अभी तक। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस केस के बारे में क्या लगता है। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही कुछ केसेस कवर करें तो आप वो भी हमें कमेंट में लिख सकते हो। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय और हैव अ सेफ लाइफ।